स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। इस वीडियो में आज हम मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म के बारे में पहले भी मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है। आज एनर्जी का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है इस बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसके साथ ही कई सारे जो खोजें हुई हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो किनके द्वारा हुए हैं और कब किए गए हैं, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम जान ही चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म का मतलब है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इन दोनों ही फंक्शंस को मिला के तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इन्हें मिला के जो है मेटाबॉलिज्म बना है। बात कर लेते हैं कैटाबॉलिज्म में किस तरह की क्रियाएं होती हैं। कैटाबॉलिज्म जो है उसमें फूड ब्रेकडाउन यानी कैटाबॉलिज्म के अंदर जो फूड होते हैं उनके विभक्त होने की, उनके ब्रेकडाउन होने की प्रक्रियाएं होती हैं। एनाबॉलिज्म के अंदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नए जो सब्सटेंस होते हैं, नए जो तत्व होते हैं, उनका निर्माण जो है एनाबॉलिज्म में होता है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये दोनों ही प्रक्रियाएं अलग अलग एज में अलग अलग तरह से होती हैं। तो अब इस पे भी नज़र डाल लेते हैं। फिज़िकल ग्रोथ के समय एनाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एनाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो इस समय जो है एनाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं जो है ज़्यादा होती हैं। ओल्ड एज में कैटाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि फूड ब्रेकडाउन इस समय जो टूटने की प्रक्रियाएं होती हैं और ओल्ड एज के अंतर्गत ना किसी हमारे शरीर की कोई वृद्धि नहीं होती है, तो इस वजह से जो है कैटाबॉलिज्म की प्रक्रियाएं जो है ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा होती है। शेषवावस्था में भी एनाबॉलिज्म की ही प्रोसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस का निर्माण होता है। नए नए टिश्यू का निर्माण होने से ही जो बच्चा है उसका शरीर जो है विकसित होता है। भोजन के पाचन के बाद होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लेवोजियर। उन्होंने ये पता लगाया कि भोजन के पाचन के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो वैज्ञानिक थे लेवोजियर। लेवोजियर को फादर ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। इन्हें पोषण विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। 1966 में पैटन-कॉफर और वाइट ने कैलोमीटर का आविष्कार किया। इन्होंने 1966 में श्वसन कैलोमीटर का आविष्कार किया और इसका उपयोग श्वसन की क्रियाओं को जांचने के लिए किया जाता है। तो 1966 में जो श्वसन कैलोमीटर था उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? पैटन-कॉफर और वाइट, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर श्वसन कैलोमीटर का आविष्कार। इसी क्रम में लेवोजियर और लैप्लेस जो दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने कई सारे प्रयोग किए और इन प्रयोगों के द्वारा इन्होंने कई सारे निष्कर्ष निकाले। तो चलिए अब इनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए उन पर नज़र डाल लेते हैं। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य द्वारा उपयोग की गई O2 की जो मात्रा है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है, उसे नापा जा सकता है। क्रियाशीलता बढ़ने के साथ ही O2 की खपत ज़्यादा होती है। उनके द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया कि अगर हमारे द्वारा क्रियाशीलता यानी हमारे द्वारा शारीरिक श्रम ज़्यादा किया जाता है तो उस समय जो है ऑक्सीजन की खपत बहुत ज़्यादा होती है। मनुष्य के शरीर से O2 निकलती है, मतलब श्वसन के दौरान जो है मनुष्य के शरीर से O2 निकलती है और CO2 निकलती है और ऑक्सीजन उसके द्वारा ग्रहण की जाती है। तो लेवोजियर और लैप्लेस जो थे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले। विकसित श्वसन कैलोरीमीटर जो है उसका भी निर्माण किया गया। सबसे पहले तो जो श्वसन कैलोरीमीटर था उसका निर्माण 1966 में किया गया था। इसके बाद में विकसित श्वसन कैलोरीमीटर का निर्माण किया गया। ये एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे और इनका नाम था अटवाटर थे। इन्होंने 1892 से लेके
1902 मतलब 1892 में ये इसके निर्माण में लगे और 1902 में इनका ये कार्य पूरा हुआ। तो इन्होंने विकसित श्वसन कैलोरीमीटर का निर्माण किया और ये जो था सबसे अलग था ये कैलोरीमीटर, और ये पहले वाला जो कैलोरीमीटर था उससे एडवांस कैलोरीमीटर था। बात कर लेते हैं पैटन, कॉफर और वाइट जो थे, उन्होंने कैलोरीमीटर का भी निर्माण किया और इसके अलावा कई सारे इन्होंने निष्कर्ष भी निकाले। उन्होंने ये निष्कर्ष किस तरह से निकाले, तो उन्होंने सबसे पहले किसी एक व्यक्ति पर प्रयोग किया और उसे लगभग 24 घंटे के लिए भूखा रखा और उसके बाद उसके शरीर में उत्पन्न ऊर्जा, उसके शरीर से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई और शरीर द्वारा निष्कासित CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और उसके यूरिन में N2 यानी नाइट्रोजन की मात्रा को नापा और इन सभी के द्वारा उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले। इन सभी बातों के द्वारा उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य द्वारा जो ऑक्सीजन ली जाती है उसे नापा जा सकता है और इन सभी बातों को देखते हुए उन्होंने श्वसन कैलोरीमीटर का निर्माण किया। इन्होंने कब किया? 1966 में श्वसन कैलोरीमीटर का निर्माण किया गया और अटवाटर के द्वारा 1902 में कैलोरीमीटर, श्वसन कैलोरीमीटर का निर्माण किया गया। तो ये दोनों ही बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसे नोट। ऊर्जा का निर्माण पौधों में किस तरह से होता है, ये हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अब जान लेते हैं ऊर्जा का निर्माण। शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरह से होता है। क्लोरोफिल, पौधों में जो ग्रीन पत्तियाँ होती है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोफिल कार्बन जो होता है वो ही कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है और ये भोजन ही जो है ऊर्जा होती है। क्लोरोफिल जो कार्बन होता है पत्तियों के ग्रीन जो लीफ होती है उनके अंदर होता है और ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और इस तरह से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ऊर्जा ये आपस में मिलकर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो पेड़ पौधों में ग्लूकोज जो है कार्बोज के रूप में एकत्रित होता है, स्टोर होता है। जैसे कि जो जड़ वाली सब्जियां होती हैं उनमें कार्बोज होता है, आलू है और जिमीकंद है, शलजम है, इन सभी में कार्बोज भरपूर मात्रा में होता है। इसका यही रीज़न होता है क्योंकि ग्लूकोज का जो स्टोरेज होता है पेड़ पौधों में वो कार्बोज के रूप में होता है। मनुष्य में जो ऊर्जा है उसका स्टोरेज भी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही वह समाप्त होती है। ऊर्जा जो है अलग अलग रूपों में परिवर्तित होती जाती है। तो मनुष्य के अंदर जो है ऊर्जा यकृत, पेशी ऊतकों में ग्लाइकोजन और वसा के रूप में एकत्र स्टोर हो जाती है और जब ज़रूरत होती है शरीर को तो उस समय ये ग्लाइकोजन जो है ग्लाइकोजन टूटता है और ये ही हमें ग्लूकोज प्रदान करता है। इसी वजह से हमने व्रत की अवस्था में या किसी वजह से हमने भोजन ना किया हो तो भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। इसका यही रीज़न होता है क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो टूटता है और वह ग्लूकोज बन जाता है उससे और ये ग्लूकोज हमारे शरीर को प्राप्त होता है। कार्बोज, वसा, प्रोटीन और ऊर्जा। ऊर्जा उत्पादक तत्व जो है 3 है हमारे मुख्य रूप से जो पोषक पदार्थ हैं उनमें ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोज, वसा और प्रोटीन। ये तीनों ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनका अलग अलग कार्य होता है और इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको शॉर्ट में मैं बता दूं कि कार्बोज जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर का निर्माण और हमारे शरीर में विकास का कार्य करता है और वसा जो है हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। वसा और कार्बोज इन दोनों का ही जो वर्क है सेम है। तो ये जो है ऊर्जा उत्पादक तत्व हैं। कार्बोज, वसा और प्रोटीन, इनमें कुछ सेम तत्व होते हैं और उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं CHON। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो कार्बोज, वसा, प्रोटीन, इनमें ये तत्व यानी ये 4 जो तत्व हैं ये सेम होते हैं।
तो इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एनर्जी से ही रिलेटेड कई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।